Hey guys, hi everyone. Good afternoon, Adab, Namaskar, Sat Sri Akal, and I welcome you all to lecture number 2 of this basics, the introduction to income tax. So let's get going without any further delay. और आज हम लोग दोस्तों करने वाले हैं फॉर द फर्स्ट टाइम एवर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी. तो आप लोगों को आने वाला है ढेर सारा मजा. So I would want each and every one of you to stay extremely attentive in order to सॉल्व आउट क्वेश्चंस एंड कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी. आज मैं आप लोगों को बेसिक्स वाली टैक्स लायबिलिटी सिखाऊंगा, फिर धीरे धीरे करके कॉम्प्रिहेंसिव करेंगे. कल हमारा सेशन नहीं हो पाया था बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल एरर एज आई शेयर्ड इन द ग्रुप. वो इसी वजह से क्योंकि ये पीपीटी बार बार हैंग हो रही थी जो मैंने यहाँ पर अपलोड करी थी. तो नाउ वी हैव कम आउट विद अ बेटर वे, जिसमें मैं अपनी ये जो पीडीएफ फाइल है इसमें कलर्ड नोट्स आप लोगों के सामने लाऊंगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जिसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, उन्हें मैंने रेड से मार्क किया है. कोई हेडिंग होगी, कोई हाईलाइट होगा दोस्तों, उसे मैंने ब्लू से मार्क किया है, एंड द रेस्ट ऑफ कोर्स फॉलोज इन ब्लैक. तो लेट्स गेट गोइंग गाइस विद अ क्विक रिकैप ऑफ व्हाट वी डिड इनटू द प्रीसीडिंग सेशन. पिछले सेशन में वी स्टार्टेड गाइस विद दिस चैप्टर, जहां अटल जी ने हमें मोटिवेट किया था और बताया था दोस्तों कि तीन चीजें. टैक्स इज अ मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज व्हिच इज लिवाइड बाय गवर्नमेंट ऑन अ प्रोडक्ट, इनकम एंड एक्टिविटी. ये आपको देना ही पड़ेगा. देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस. पहला डायरेक्ट टैक्स, जहां जिसका एग्जांपल इनकम टैक्स है. एक ऐसा टैक्स व्हिच इज लिवाइड ऑन द इनकम और वेल्थ ऑफ अ पर्सन, द बर्डन ऑफ व्हिच कैन नॉट बी शिफ्टेड. मैंने काफी कोशिश भी करी थी कि अपने दोस्तों से टैक्स दिलवा दो, लेकिन मेरे सारे के सारे दोस्त भाग गए मुझे बिना टैक्स दिए. फिर हम पहुंचे थे इनडायरेक्ट टैक्सेस पे. इट इज लिवाइड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, एंड इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस के केस में दोस्तों द बर्डन इज शिफ्टेड टू अनदर पर्सन, एंड फाइनली इट इज बोर्न बाय द कंज्यूमर, जिसके एग्जांपल जीएसटी और कस्टम ड्यूटी थे. ठीक है जी. उसके बाद हम लोग पहुंचे व्हाई टैक्सेस आर लिवाइड. भारत देश में टैक्सेस क्यों लिवाई करे जाते हैं? बिकॉज दे आर बेसिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट व्हिच दे यूटिलाइज इट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द नेशन. The taxes collected are utilized for meeting expenses in the nature of defense, education, healthcare, infrastructure facilities like roads, dams, etc. So this was the first thing that we did into the preceding session. Followed by guys, हम लोगों ने किया था एक छोटा सा section which was basis of charge of income tax section 4, जिसमें मैंने आप लोगों को 5 इंपॉर्टेंट वर्ड से जुड़ी हुई एक टेबल बनवाई थी गाइस. वो टेबल पिछली स्लाइड्स के साथ उड़ गई, बट आई एम गोना हेल्प यू आउट, डू नॉट वरी. कहते हैं द टोटल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ एवरी पर्सन शैल बी चार्ज टू इनकम टैक्स इन द नेक्स्ट फॉलोइंग असेसमेंट ईयर एट द रेट्स एप्लीकेबल टू द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर. जिसको हमने जब डिकोड किया तो पता चला कि भैया हमें प्रीवियस ईयर की टोटल इनकम निकालनी है, और टोटल इनकम निकालने के लिए सरकार ने सारी इनकम्स को 5 हेड में डिवाइड कर दिया है, स्टार्टिंग विद सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन्स एंड अदर सोर्सेस. बट दैट्स नॉट ऑल. सिर्फ वही काफी नहीं है दोस्तों. टोटल इनकम निकालने के लिए हमें क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविजंस, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस के प्रोविजंस करना पड़ता है, जिसमें क्लबिंग ऑफ इनकम जोड़ी जाती है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस को माइनस किया जाता है. तो वी अराइव एट जीटीआई. हम ग्रॉस टोटल इनकम पर पहुंचते हैं, एंड जीटीआई में से हम डिडक्शंस माइनस करते हैं इन ऑर्डर टू अराइव एट टीआई, टोटल इनकम. ऑलराइट गाइस, एवरीवन यहां तक क्लियर? टोटल इनकम प्रीवियस ईयर की निकाली जाती है, पिछले साल की, और हमारे लिए प्रीवियस ईयर जो एप्लीकेबल है फॉर May 2026, June 2026 एग्जामिनेशन ऑनवर्ड्स फॉर सीए एंड सीएमए रिस्पेक्टिवली, इट इज 2025-26 ऑफ एवरी पर्सन. पर्सन में कौन आता है? इंडिविजुअल एंड मतलब इंडिविजुअल विच इज अ नेचुरल पर्सन, एंड एवरी अदर पर्सन, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटीज, ये आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं. जिसमें से मेरे को एक होमवर्क भी ध्यान आ रहा है, मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था दैट यू हैड टू डिस्टिंग्विश एंड हेल्प मी आउट विद द डिफरेंस ऑफ एओपी एंड बीओआई, एसोसिएशन ऑफ पर्संस एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स. उसके बारे में आते हैं, लेकिन पहले एक बार रिवीजन खत्म करें. तो हमें हर इंसान की प्रीवियस ईयर 2025-26 की टोटल इनकम निकाल के असेसमेंट ईयर में उस पर रेट्स ऑफ टैक्स लगाने. असेसमेंट ईयर हमारे लिए 2026-27, तो असेसमेंट ईयर में रेट्स ऑफ टैक्स लगाने. रेट्स लगाएंगे तो टैक्स निकल कर आएगा. अगर आपकी इनकम बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट है तो गाइस आपको सरचार्ज देना पड़ता है. इज अप टू अ सर्टेन लिमिट है तो आपको रिबेट का बेनिफिट मिलता है. However, health and education cess which is levied at the rate 4% shall be levied in all the scenarios.
ये सारे टैक्सेस लगाकर हमारी फाइनल टैक्स लायबिलिटी निकल कर आती है, जिसमें से हम जो इतना अमाउंट ऑफ टैक्स ऑलरेडी सरकार को दे चुके हैं इन द प्रीवियस ईयर इन द फॉर्म ऑफ एडवांस टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, एएमटी क्रेडिट, this will be allowed as a set off from the final tax liability in order to arrive at the amount which is finally payable to the government. तो ये हमारा पूरा कंसेप्ट है गाइस, जिस पर हम लोगों ने ये कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी वाला किया था। और एक पॉइंट दोस्तों हमने तब भी ध्यान में ऐड करा था, लास्ट में ऐड करा था, that in order to compute the total income of a person, first you will have to determine its residential status. जब तक आप रेसिडेंशियल स्टेटस नहीं निकालेंगे गाइस, तब तक आप टोटल इनकम नहीं निकाल सकते, और जब तक टोटल इनकम नहीं निकालोगे टैक्स लायबिलिटी निकालना तो दूर की बात है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, कहते हैं द रेसिडेंशियल स्टेटस हेल्प्स इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन, व्हिच वी आर गोना डिस्कस इन डिटेल इन चैप्टर नंबर 2, फॉलोड बाय 5 हेड्स, फॉलोड बाय क्लबिंग एंड सेट ऑफ, वी अराइव एट जीटीआई। जीटीआई में से हम डिडक्शंस देते हैं गाइस, तो वी अराइव एट टोटल इनकम गाइस। टीआई टोटल इनकम पर आते हैं। टोटल इनकम पर you will have to start applying the rates of taxes. There are certain incomes जिन पे specific rate of tax लगता है. That is also what we're going to learn in time to come by. Then surcharge, rebate and health and education cess shall be levied depending upon the income. And finally the amount of TDS, advance tax and AMT credit वगैरह जो है, ये this is an advance form of tax which will be reduced, जो आप minus करेंगे guys from your tax liability. एंड इसके बाद दोस्तों आपकी जो फाइनल टैक्स लायबिलिटी आएगी, दैट इज व्हाट यू विल हैव टू पे टू द गवर्नमेंट। एंड फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, तो रिटर्न ऑफ इनकम क्या है दोस्तों? ये एक डिक्लेरेशन है जो हमें कब तक दोस्तों सरकार को इन्फॉर्म कर देनी चाहिए दोस्तों? बाय अ स्पेसिफिक ड्यू डेट। ये भी हम असेसमेंट ईयर में ही करते हैं। तो प्रीवियस ईयर की जो भी इनकम कमाई है, जहां से भी कमाई है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है विच रिलेट्स टू इनकम, which relates to deductions, which relates to TDS, TCS, advance tax, every goddamn information is what we need to provide to the government through filing of income tax return. So this is what we did into the preceding session guys. यहां तक मजा आया है तो एक बार thumbs up कर देंगे guys, thumbs up कर देंगे। Now I head on to, एक मैंने आप लोगों से डिफरेंस पूछा था दोस्तों, और एक होमवर्क दिया था कि यू हैव टू आइडेंटिफाई कि पर्सन में ना एक दो आर्टिफिशियल पर्सन्स और मैंने लास्ट में जोड़े थे, एंड आई वांटेड यू टू हेल्प मी आउट विद द डिफरेंस ऑफ एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। ओके, खैर आज तक क्वेश्चन में आया नहीं है, दिस इज ओनली फॉर जीके, जनरल नॉलेज। सो दोस्तों आप लोग मेरे को कोई मदद कर सकता है? सर एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स क्या होते हैं? सर एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स इज अ सिनेरियो इन विच जो आपके इतने सारे अपने पर्सन्स की लिस्ट बनाई थी ना, जैसे कि आपने इंडिविजुअल की लिस्ट बनाई थी, जैसे कि पर्सन्स की कैटेगरी में आपके इंडिविजुअल आता है, मैंने कहा अच्छा सर, कंपनी आता है, बिल्कुल सही, फर्म आता है इंक्लूडिंग एलएलपी जिसे अपन पार्टनरशिप फर्म के नाम से जानते हैं, एचयूएफ आता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज पर्सन्स, ध्यान से देखिएगा, अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज पर्सन्स in which they do not intend to form a partnership firm is known as association of persons. मतलब एक जॉइंट वेंचर बना, लेट्स से फॉर एग्जांपल देता हूं, एक जॉइंट वेंचर बना और इस जॉइंट वेंचर के मेंबर्स में एक इंडिविजुअल है, एक कंपनी है और एक पार्टनरशिप फर्म है, एंड ये तीनों ने मिलकर एक कोई सेपरेट पार्टनरशिप फर्म नहीं बनाया है, तो इनको हम प्यार से क्या बोलते हैं? दे आर नोन एज एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। क्योंकि हमारे जो इतने सारे पर्सन्स थे उनका कॉम्बिनेशन, उन सबका दोस्तों कोई कॉम्बिनेशन बना, जहां पर उन्होंने मिलकर पार्टनरशिप फर्म ना बनाई हो, तो उन्हें अपन प्यार से क्या बोलते हैं? एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स बोलते हैं। एंड द सेकेंड थिंग, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, एज द नेम सजेस्ट, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। तो यहां पर जो इंडिविजुअल्स हैं दोस्तों वो कौन से हैं? लेट्स से मिस्टर एक्स प्लस मिस्टर वाई प्लस मिस्टर जी। तो ये लोग कौन हो गए हैं दोस्तों? ये लोग कौन हो गए हैं? एवरीबडी हैज टू आंसर मी। ये लोग कौन हो गए हैं?
अगर ये तीनों साथ में मिलते हैं एंड अगेन दे डू नॉट इंटेंड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म, तो ये दोस्तों क्या कहलाएंगे? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। दे विल बी टर्म्ड एज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, जिसमें सिर्फ और सिर्फ नेचुरल पर्सन हो। एक और जो मेजर डिफरेंस है गाइस, यहां पर जो जॉइंट वेंचर बनता है, ये दोस्तों हम इंटेंशनली फॉर्म करते हैं विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। ये हम सोच समझ के दिमाग लगाकर हम यहां पर ये जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होती है, दैट इज विद इंटेंशंस ऑफ लेट्स से मिस्टर ए प्लस दिस कंपनी एंड पार्टनरशिप फर्म। यहां पर द मेन इंटेंशन इज टू अर्न प्रॉफिट्स। हाउएवर इन केस ऑफ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स इट इज जनरली फॉर्म्ड नेचुरली। क्या बात कर रहे हो? अपने आप से कैसे बन जाती है? मैं बताता हूं दोस्तों अपने आप से कैसे बन जाती है। लेट्स से दोस्तों एक है जिनका नाम है मिस्टर सी एंड ही इज द फादर ऑफ मिस्टर एक्स वाई एंड जी। मिस्टर सी कौन है? फादर है ऑफ एक्स वाई एंड जी। अब लेट्स से मिस्टर फादर की डेथ हो जाती है, जो मिस्टर सी है इनकी डेथ हो जाती है, तो मिस्टर सी की जो प्रॉपर्टी थी, अगर इन्होंने विल नहीं लिखी है, तो मिस्टर सी की प्रॉपर्टी पर हक मिस्टर एक्स का आएगा, मिस्टर वाई का आएगा या मिस्टर जी का आएगा? सर ये तो तीनों का आएगा। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो क्योंकि दोस्तों इस प्रॉपर्टी का हक में मिस्टर एक्स भी है, वाई भी है एंड जी भी है, so for the purpose of treatment of this property, everybody has to answer me into the chat box. क्या दोस्तों ये तीनों दोस्तों क्या कहलाएंगे? दोस्तों बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स कहलाएंगे फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ देयर फादर, बिकॉज दिस इज फॉर्म्ड नेचुरली अकॉर्डिंग टू द लॉ जो हिंदुस्तान में बना हुआ है। Alright guys, तो AOP क्या होता है दोस्तों? Association of persons is basically a combination of multiple persons in which they do not intend to form a partnership firm. However, in case of body of individuals, it is only individuals. An AOP, association of person, is formed intentionally with the motive of earning profits. However, in case of body of individuals, it is generally formed naturally. ये naturally बन जाती है दोस्तों। So in that scenario, in that case, these were the two major differences between association of persons and body of individuals. All right, guys. मजा आया? अब बढ़े आगे दोस्तों, अब गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं गाइस। अब पहुंचते हैं इनकम सेक्शन 2 क्लॉज 24 पर। अच्छा, ये इनकम वाला दोस्तों पॉइंट हम लोगों ने कल ही कर लिया था, तो इसको कुछ हमें लिखने की या रीड आउट करने की भी जरूरत नहीं है। इनकम वाला पॉइंट हम लोगों ने कल कर लिया था, जहां मैंने आपको बताया था कि कुछ इनकम्स हैं जो 5 हेड्स में डिवाइड होती है, और वो हेड आपके सामने आया। हेड नंबर 1 इज सैलरी, हेड नंबर 2 इज हाउस प्रॉपर्टी, हेड नंबर 3 इज पीजीबीपी, हेड नंबर 4 इज कैपिटल गेन्स एंड हेड नंबर 5 इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ऑलराइट गाइस, नाउ अब आज का एज द नेम सजेस्ट previous year as the name of the session, concept of previous year and assessment year, followed by दोस्तों हमें निकालना होगा the rates of taxes। तो अपन क्या करेंगे गाइस, in order to eliminate any type of monotony guys, कि किसी भी तरह की कोई भी monotony नहीं होनी चाहिए, हम क्या करेंगे, हम हर सेशन में 45 से 50 minutes we are going to do theoretical concept followed by 1 hour of question and answers, मतलब प्रैक्टिकल पोर्शन। ओके, आ जाओ भाई। प्रीवियस ईयर, जिसमें पहली 2 लाइनों में आपको मेरी जरूरत नहीं है, कहते हैं प्रीवियस ईयर मींस द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। और जैसा कि आप लोग जानते हो, असेसमेंट ईयर आप लोगों के लिए कौन सा एप्लीकेबल है? 2026-27। तो प्रीवियस ईयर कौन सा होगा गाइस? प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? प्रीवियस ईयर इट विल बी 2025-26। प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? 2025-26। कहते हैं इनकम टैक्स इज पेबल ऑन द इनकम अर्न्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। जो आपने प्रीवियस ईयर में एड़ी चोटी का जोर लगाया, खून पसीना बहाया, वो हमारे को पता लगाना है कि कितना खून पसीना बहाया। तो जो इनकम टैक्स आप पे करते हो, वो पे करते हो ऑन द इनकम अर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, बट यू डू नॉट पे इन द प्रीवियस ईयर, यू पे इन द असेसमेंट ईयर। एंड इट इज असेस्ड, ध्यान से देखिएगा, एंड इट इज असेस्ड
in the immediately succeeding financial year, which is called an assessment year. And it is assessed in the immediately succeeding financial year, which is called an assessment year. उसे assessment year बोला जाता है. All right, guys. Now, previous year for newly set up business. Now, this is an additional new point, guys. खैर ये वाला पॉइंट भी हमने पिछले सेशन में कर ही लिया था. अब आज अपन जो नए पॉइंट करने वाले हैं, द सेशन स्टार्ट्स फ्रॉम नाउ. Previous year for newly set up business. What do you mean by newly set up business? Newly set up business is a scenario जहां पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट टाइम सेटअप हुई है और क्या आपका बिजनेस 1 अप्रैल को ही स्टार्ट होना चाहिए. ऐसा ही रूल है क्या कहीं दैट यू कैन नॉट, अगर 1 अप्रैल निकल गई तो फिर आप 2 अप्रैल को बिजनेस चालू नहीं कर सकते, या 25 अगस्त को बिजनेस चालू नहीं कर सकते, या 22 नवंबर को चालू नहीं कर सकते, या 18 दिसंबर को चालू नहीं कर सकते. ऐसा कहीं रूल है क्या? नहीं राठी जी, ऐसा तो कोई रूल नहीं है. तो इन दिस सिनेरियो, इन दिस केस गाइस, सरकार ने क्या बोला कि प्रीवियस ईयर फॉर न्यूली सेटअप बिजनेस विच माइट स्टार्ट इन द मिडिल ऑफ द ईयर. हम कब स्टार्ट करते हैं दोस्तों? जब हमारे पंडित जी बोलते हैं राठी जी नारियल फोड़ दो, आज का दिन अच्छा है, बहुत आपको लाभ होगा बिजनेस में. दिस इज व्हाट आवर पंडित जी सेज ना, दैट यू विल अर्न गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. अरे फोड़ो नारियल. तो इन दैट केस 1 अप्रैल, विच इज जनरली अपन अप्रैल फूल्स डे भी बोलते हैं गाइस, हमने लोगों को बोला हम बिजनेस चालू कर रहे हैं 1 अप्रैल को. लोग सीरियसली नहीं ले रहे थे हमें. हमने 1 अप्रैल तो इसी चक्कर में कैंसिल कर दिया कि लोग कह रहे हैं झूठे अप्रैल फूल बनाया है. So in that scenario, guys, previous year for newly set up business shall start from the date of setting up of the business to the end of the financial year in which business was set up. कहते हैं previous year for newly set up business shall start from the date of setting up of the business to the end of the financial year in which business was set up. If a source of income comes into existence in the said financial year, then the previous year will commence from the date on which the source of income newly comes into existence to the end of the financial year. तो दोस्तों, true or false में आप लोग मेरे को जवाब दीजिएगा into the chat box. Everybody has to answer me. Previous year for a newly set up business can be a period of less than 12 months. आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूं दोस्तों. previous year true or false में आंसर करिए. For a newly set up business can be a period of less than 12 months. Is it a true statement or is it a false statement? Sir, it's absolutely true. बिल्कुल सही. Let's say हमारे साथ चैट बॉक्स में दोस्त है अखिलेश, मिस्टर अखिलेश. अखिलेश भाई ने बिजनेस स्टार्ट किया दोस्तों. बिजनेस स्टार्टेड ऑन let's say 24th of July 2025. तो अखिलेश भाई आपके लिए 1 साल कब कंप्लीट होगा? क्या 1 साल दोस्तों 1 ईयर, हमारा प्रीवियस ईयर कब एंड होगा? ऑन द 23rd of July 2026. नो राठी जी, कैसी बातें करते हो आप भी ना. इट विल एंड ऑन 31st March. ये आपका 31st मार्च को ही खत्म होगा. 31st March 2026. तो in this scenario, as you can see that the previous year started from the date of setting up of the business. जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया 24/7/2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक. ऑलराइट गाइस, इस पर एक क्वेश्चन है गाइस, अपन पहले वो क्वेश्चन करेंगे. आइए गाइस, जब जब मेरे को लगेगा कि मेरे को वो क्वेश्चन करवाना है, क्योंकि मैंने हमेशा बोला है कि एक टॉपिक के बाद एक कोई भी पॉइंट पढ़ाऊंगा, उसके बाद आप लोगों से क्वेश्चन जरूर पूछूंगा, या कोई एमसीक्यू लगा दूंगा, या कोई दोस्तों स्टोरी सुना के उसमें से क्वेश्चन पूछूंगा, जस्ट इन ऑर्डर टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया. What will be the previous year? Question number 2 is what we are supposed to do. What will be the previous year in relation to assessment year 2026-27 in the following cases? हाँ जी guys, बताओ भाई. सोनू started a medicine business on 14/3/2026. सोनू भाई ने मेडिसिन बिजनेस चालू किया है 14/3/2026 को. तो इन दिस सिनेरियो, इन दिस केस गाइस, प्रीवियस ईयर कहां से कहां तक का होगा गाइस? प्रीवियस ईयर
So previous year in this scenario will be from 14/3/2026 to guys 31/3/2026. सर मतलब यहां पे द प्रीवियस ईयर इज बेयरली 18 डेज, 18 दिन का होगा। हाँ जी, 14 तारीख से 31 तारीख तक, मतलब सर 14 तारीख से लेकर 31 तारीख, आपको ईयर भी लिखना है अखिलेश बेटा, ईयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। 14 तारीख से लेकर 31 तारीख तक जितने भी ट्रांजैक्शन हुए उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक बनेगी, उनका ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक बनेगा, बैलेंस शीट एक बनेगी, एंड देन अगेन फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर ये पूरा एक साइकिल घूमेगा 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो जो पहला साल होता है, जो पहला साल होता है उसी में प्रीवियस ईयर आपका छोटा होता है, आने वाले सालों से इट विल बी 1 फुल ईयर ऑफ 12 मंथ्स। नेक्स्ट, अ पर्सन गिव्स लोन ऑफ 6 लाख रुपीज, एक इंसान ने 6 लाख रुपए का लोन दिया एट द रेट 10% पर एनम ऑन 17/9/2025। लेट्स से मैंने अपने साथ चैट बॉक्स में दोस्त है रोहित, रोहित को 6 लाख रुपए का लोन दिया। अब रोहित मेरे को उस लोन पर इंटरेस्ट देगा, इंटरेस्ट मेरे लिए इनकम होगी, तो ये इनकम का प्रीवियस ईयर मेरे लिए कब से कब कंसिडर किया जाएगा, 17/9/2025 से लेकर टू 31 मार्च 2026। तो इन बोथ द सिनेरियोस, क्योंकि ये इनकम is coming into existence for the first time, this income is coming into existence for the first time, so in that scenario it will start from the date जिस दिन से आपकी इनकम चालू हुई till the end of the financial year। तो हमेशा end of financial year is on the 31st of March 2000 and whatever year, हमारे लिए 2026। तो previous year for newly set up business shall start from the date of setting up of the business to the end of the financial year in which business was set up। All right guys, everyone आ जाओ भाई, बड़े गाड़ी को आगे बढ़ाएं गाइस। तो हमने प्रीवियस ईयर फॉर न्यूली सेटअप बिजनेस से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन किया। अच्छा, एक ये क्वेश्चन नंबर और 3 दिख गया मेरे को, ये खैर अपने को कल ही कर लेना चाहिए था, लेकिन आज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट टैक्स? जीएसटी नो, इनकम टैक्स यस, कस्टम ड्यूटी नो, नन ऑफ द अबव नो। तो बी इज द करेक्ट आंसर गाइस। इनमें से पूछा है, इनमें से कौन सा डायरेक्ट टैक्स है? ये भी राठी जी कोई क्वेश्चन होता है क्या? ये तो हम ऐसे ही बता देंगे। आ जाओ भाई। नाउ अगला पॉइंट जो आ रहा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। प्रीवियस ईयर फॉर अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम, प्रीवियस ईयर फॉर अनडिस्क्लोज्ड सोर्स ऑफ इनकम। आपके घर कोई इनकम पाई गई, कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे करे थे, बेसिकली सरकार, हिंदी में बोलूं काला धन पकड़ा गया, काला धन पकड़ा गया। अब लेट्स से अखिलेश के घर पे छापा पड़ा, अखिलेश ने चोरी 4 साल पहले करी थी, अखिलेश के घर पे छापा पड़ा, अखिलेश मोदी जी को कहता, अरे मोदी जी मैंने तो 4 साल पहले चोरी करी थी, पकड़ना था तो तभी पकड़ना था। नहीं रात गई बात गई। मोदी जी ने कहा इधर आना बेटा। अखिलेश कहता हाँ जी बोले। मोदी जी ने 2 खींच के लगाए, कह रहे आई आज बात आई? नहीं रात गई बात गई कर रहे थे, आज आई कि नहीं आई? अरे मोदी जी आप ऐसे भी बोल देते, गाल पे चेपने की क्या जरूरत थी? नहीं समझाना पड़ता है ऐसे ही थोड़ा सा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो प्रीवियस ईयर फॉर अनडिस्क्लोज मतलब जो इनकम आपने कभी भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाई, जो इनकम जिसकी इंफॉर्मेशन कभी भी आपने इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त अपनी इनकम में नहीं रिफ्लेक्ट किया और पकड़े गए, तो इन दैट केस इट विल बी द ईयर इन विच सच इनकम इज डिटेक्टेड। कौन सा साल होगा दोस्तों? वो वाला साल जिस साल ये इनकम डिटेक्ट करी गई। तो कहते हैं where income is not disclosed by the taxpayer but is detected by the income tax department and the source for which is not satisfactorily explained by the assessee to assessing officer। क्या बोला है दोस्तों? कहते हैं where income is not disclosed by the taxpayer but is detected by the income tax department, the source of which मतलब जहां से ये आया उसका आप कोई सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए, आप नहीं बता पाए कि ये पैसा कहां से आया है।
आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये पैसा ना मोदी जी काला धन का है, हम आपको सच्ची बता देते। देखिए कसम खा के बोल रहे हैं, हमने ना कुछ ट्रांजैक्शंस करे थे कैश में और उससे हमारी ये कमाई है। देखो अब हमने बता दिया ना सोर्स, आप छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं होगा। ये कोई सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं माना जाएगा, आप अपनी चोरी बता रहे हैं। तो मोदी जी ने कहा अच्छा चलो आपने मान लिया ना आपने चोरी करी थी, तो इसको आपकी इनकम मान ली जाएगी। इट इज डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द ईयर इन विच इट इज डिस्क्लोज्ड। तो इट विल बी डीम्ड टू बी द इनकम जिस साल असेसिंग ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर मोदी जी ने आपकी इनकम पकड़ ली। अब बात यह आती है कि राठी जी अब इसमें कुछ ले दे के नहीं हो सकता, हाँ देना ही पड़ेगा अब ना बेटा। हाँ वही तो लेट्स से हमारे साथ चैट बॉक्स में दोस्त मेहर, अब इधर ध्यान से देखिएगा। मिस एम, इन्होंने 1 करोड़ रुपए की चोरी करी थी। कितने की चोरी करी थी? ज्यादा नहीं कह रही है, कह रही राठी जी ज्यादा नहीं थी, सिर्फ 1 करोड़। मैंने कहा 1 करोड़ ज्यादा नहीं लग रहे? अरे राठी जी आपको क्या बताएं, हमारे देश में कितने भयंकर भयंकर स्कैम होते हैं। मैं तो फिर भी 1 करोड़ की ही चोरी कर रही थी। कह रहे देखो बेटा आपको अब टैक्स देना पड़ेगा। तो मोदी जी ने कहा कि मेहर बेटा यू विल हैव टू पे 60%, द assessee will be liable to pay tax at the rate 60%। वो मेहर सदमे में चली गई। मेहर कहती है क्या बात कर रहे हो मोदी जी, नॉर्मली जो हाईएस्ट रेट होती है 30% होती है, आप 32% ले लो है, आप क्या बच्चे की जान लोगे? मोदी जी कहते नहीं, सबक ऐसा सिखाया जाएगा जहां सामने वाला अगली बार ऐसी कोई गलती करने से हिचकिचाए। तो कहते हैं टैक्स लगेगा, इस पे टैक्स लगेगा एट द रेट 60%। मेहर ने अपने आप को किसी तरह संभाला ही था कि मोदी जी ने अगला बम फोड़ दिया। कह रहे बेटा ये तो टैक्स है। तो मोदी जी टैक्स ही तो देना था, अब आप क्या अब क्या और लेना है? कह रहे सरचार्ज लेंगे। दिस इज अ मैंडेटरी सरचार्ज इररिस्पेक्टिव ऑफ द इनकम की आपने कितनी चोरी करी, आपके ऊपर सरचार्ज लगाया जाएगा एट द रेट 25%। और मोदी जी मतलब 85% मेरा टैक्स में चला गया। कह रहे नहीं 85% नहीं गया, 25% ऑफ टैक्स लायबिलिटी। तो जो आपकी टैक्स लायबिलिटी निकली थी, सरचार्ज कभी भी इनकम पर नहीं लगाया जाता। कई बार बच्चे जल्दबाजी में सरचार्ज इनकम पर लगा देते हैं, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। सरचार्ज हैज टू बी लिवाइड ऑन द टैक्स लायबिलिटी। तो आपको 60 लाख का 25% 15 लाख रुपए का और टैक्स देना पड़ेगा, 15 लाख रुपए और देने पड़ेंगे। सो द टोटल अमाउंट दैट यू नाउ नीड टू पे टू द गवर्नमेंट इज 75 लाख रुपीज, ऐसा मोदी जी ने बोला। कह रहे मोदी जी कमाल करते हो। और मोदी जी कहते हैं 1 सेकंड सॉरी हाँ मेहर कहती है हाँ गलती हो गई ना आपसे, अब बताओ मेरे को कितने देने, 40 लाख में डन करें? नहीं आप बोलते हैं मोदी जी चलो 41 शुभ नंबर। मोदी जी कहते हैं नहीं ये कहना भूल गया कि मुझे ना एक चीज और लेनी थी इसके ऊपर, वो थी हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%। कह रहे ऐसा करो ना लेटा दो हमें ना, आप तो ऐसा करो चूहे मारने की गोली दे दो हमें। नहीं क्या कर रहे हो मोदी जी, नहीं समझ में नहीं आ रहा है। 75 लाख का 4%, 3 लाख रुपए और, हाँ जी 3 लाख रुपए और। तो टोटल अमाउंट जो आपको पे करना है 78 लाख पे करना है। नहीं मोदी जी अभी 1-2 बार और मन बना लीजिए। नहीं कह रहे नहीं पक्का अब और नहीं चाहिए। कमाल कर रही हो बेटा, फोर्स कर रही हो आप। हाँ नहीं तो नहीं आपने सिर्फ 78 लाख ही रुपीज टैक्स लिया 1 करोड़ में से, बड़े दरिया दिल हो। सरकाजम अच्छी जगह है, लेकिन ये तो चोरी करने से पहले सोचना था ना मेहर बेटा। नहीं आप बताओ, यहां आपने इतनी 1 करोड़ की चोरी कर ली और बिल्कुल माथे पे शिकस्त नहीं आ रही, ऊपर से टैक्स बचाने की कोशिश कर रहे हो। मोदी जी ने कहा 78 लाख रुपीज इज व्हाट यू विल हैव टू पे। द assessee will be liable to pay tax at the rate 60% plus mandatory surcharge at the rate 25% of tax and cess at the rate 4% of tax and surcharge।
तो फाइनली अगर अपन नेट इफेक्टिव परसेंटेज देखें तो 1 करोड़ में से, ध्यान से देखिएगा, 1 करोड़ में से अगर आपको 78 लाख रुपीस देना पड़ रहा है तो व्हाट इज द इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स? इट इज 78%. इट इज 78%. Thus, the effective rate of tax is 78%. Effective rate of tax is 78% on such undisclosed income under section 115 BE without any exemption limit. ये भी पॉइंट बड़ा अच्छा है सर। हमने सुना है कि पहले 2.5 लाख रुपए माफ होते हैं, डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम में पहले 4 लाख रुपए माफ होते हैं, तो कम से कम 1 करोड़ में से 4 लाख रुपए तो हटा देते 96 लाख रुपीस पर। 96 लाख का 78% कर देते। नहीं, इवन दो आपकी एग्जेम्पशन लिमिट अनयूज्ड है तो आपके अपनी एग्जेम्पशन लिमिट अनडिस्क्लोज्ड इनकम में से, चोरी की पकड़ी गई इनकम में से माइनस कर सकते हो। द आंसर इज नो। फर्दर नो सेट ऑफ एनी लॉसेस शैल बी अलाउड फ्रॉम सच अनडिस्क्लोज्ड इनकम। तो अनडिस्क्लोज्ड इनकम पे तो फ्लैट 78% इज द रेट ऑफ टैक्स जो लिवाय किया ही जाएगा। Flat 78% is the rate of tax that will be levied under every scenario. Everyone clear about it, guys? मजा आया इस पॉइंट को समझने में? इसीलिए दोस्तों मैंने साथ साथ आपके क्वेश्चन करवाया इन ऑर्डर टू मेक श्योर, जैसा आप राठी सर से हमेशा देखेंगे, वी विल ऑलवेज बी प्लेइंग विद नंबर्स इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि थ्योरेटिकल भी हमारे लिए इंटरेस्टिंग रहे। वी विल ऑलवेज कीप ऑन प्लेइंग विद नंबर्स। नंबर्स हमेशा हमारे सामने रहेंगे सो दैट ना ज्यादा इंटरेस्टिंग रहता है। अब सरकार ने 5 चीजों को क्या बोला? अनडिस्क्लोज इनकम घोषित किया। क्या क्या है? कहते हैं द फॉलोइंग शैल बी कंसिडर्ड एज अनडिस्क्लोज इनकम। पहला, कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट कहते हैं वेयर एनी सम इज फाउंड क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये देखिए, of assessee and the assessee offers no satisfactory explanation. आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आ रहा है कैश डिपॉजिट हुआ है बैंक में 6 लाख रुपए का, आप दिखा रहे हो कैश इन हैंड 12 लाख रुपए का। मोदी जी ने पूछा ये कहां से आए 12 लाख रुपए? हमने सामान बेचा था। सामान बेच के नहीं आ सकते क्या? अच्छा, सही बात है, बेच के आ सकते हैं। जो आपने सामान बेचा उसकी इनवॉइस कहां है? वो मोदी जी ऐसा हुआ ना, वो इनवॉइस की जो फाइल थी, ऐसा नहीं था कि था नहीं, लेकिन इनवॉइस की जो फाइल थी ना, एक दिन क्या बताएं, आग लग गई। फिर कहां? कह रहे चूल्हे में। चूल्हे में आग लग गई तो चूल्हे में आग ही लगती है, उसी से खाना पकता है। वही कह रहे। वहीं पर ये फाइल बगल में रखी हुई थी। अब मैडम चाय बना रही थी, अब चाय बनाते बनाते वो सीरियल देख रही थी। अब जब चाय छान रही थी तभी एकदम से सीरियल में क्लाइमैक्स आ गया और चाय छानते हुए कप नीचे नहीं रखा था, मेरी फाइल रखी थी नीचे, और पूरी चाय फाइल पे गिर गई। अब आपको क्या बताएं? अब ये जो मैंने पूरा इतना शानदार एक्सप्लेनेशन दिया, कितना आप इससे सेटिस्फाइड हो पाए हैं क्या? आप मुझे बताओ दोस्तों, क्या मेरे एक्सप्लेनेशन, इज माय एक्सप्लेनेशन सैटिस्फैक्टरी? की जो फाइल थी, जो इनवॉइस की सेल्स की फाइल थी, उस पे चाय गिर गई, इसीलिए वो फाइल खराब हो गई। और वो फाइल कर क्या रही थी किचन में? कह रहे कई बार लाइट चली जाती है ना, तो मैडम अपने आप को पंखा ऐसे कर लेती है फाइल से। इज इट अ सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन? द आंसर इज नो। मतलब आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा रहे हैं कि पैसा आया है, लेकिन जब ऑफिसर ने आपसे पूछा भैया ये पैसा कहां से आया भाई बताओ, तो अब आप कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, तो इसे बोलते हैं कैश क्रेडिट। ओके, अब ये जो पूरी कहानी हुई वो मेरे साथ हुई। मोदी जी ने मेरे से पूछा, फिर मेरे को अरे मोदी जी एक सेकंड रुकिए, मेरे को याद आ गया मेरे को कि ये पैसे कहां से आए हैं, ये 6 लाख के 12 लाख कहां से आए हैं। कह रहे अच्छा कहां से आए हैं बताइए? 6 लाख रुपए कैश आया है, 12 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में पैसा आ रहा है, लेकिन आप बता नहीं पा रहे हैं कहां से आया। याद आ गया ना यार, अब थोड़ा वक्त गुजर जाता है ना तो भूल जाते हैं। ये मेरे 2 दोस्त हैं, बड़े खास दोस्त हैं, रोहित और अखिलेश, इन्होंने मेरे को दिए हैं। अच्छा पक्का? मैंने कहा हाँ इन्होंने ही दिए हैं। कह रहे बुला लो इन्हें भी, इनसे भी बात कर लेते हैं। मैंने कहा अरे
आप इनसे क्या करेंगे बात करके? कह रहे बुलाओ तो इन्हें, आप इन्हें बुलाओ तो रोहित और अखिलेश को बुलाया गया। मैंने दूर से आंख मारना चालू, मैंने कहा क्या क्या क्या, मोदी जी कह रहे क्या तुम लोग दमशराज खेलने लगे, इधर आओ इधर आओ। ये राठी जी बोल रहे हैं, राठी जी बोल रहे हैं कि आपने इन्हें 6 लाख, अखिलेश आपने दिए, रोहित आपने 12 लाख रुपए दिए। मैं वहां से दूर से कहा वैसे तो ये मोमोज भी नहीं खिलाते हमें, लेकिन मैंने इनसे 6 लाख रुपए 12 लाख रुपए उधारी दिखाने की कोशिश करी। तो रोहित कहता हाँ राठी जी, हाँ मोदी जी दिए, हमारे दोस्त दे नहीं सकते क्या? कमाल करते हैं, अपना हमारा दोस्त है, हम उसको 6 लाख रुपए नहीं दे सकते, आने वाले टाइम में हमें लौटा देगा। मोदी जी ने अखिलेश की तरफ देखा, आपने क्या, आपने भी ऐसे दिए? कह रहे हैं हाँ मोदी जी, कमाल कर रहे हैं, दोस्त के बीच में फूट डाल रहे हैं। हाँ नहीं तो? मोदी जी कहते हैं कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आपने अपने दोस्त की मदद करी। रोहित ने 6 लाख दिए, अखिलेश ने 12 लाख रुपए दिए। कह रहे हैं आपके पास ये पैसे कहां से आए? आप भी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट दिखाइए मुझे, आपके पास ये 6 लाख 12 लाख कहां से आए? आप लोग तो आज तक इनकम टैक्स नहीं दिए हैं, आज तक ढंग से कोई रिटर्न फाइल नहीं करी है, और अब आप आके हमें ये बता रहे हैं कि आपने 6 लाख और 12 लाख रुपए रिस्पेक्टिवली राठी जी को दिए हैं। वो कह रहे हैं हम जा रहे हैं, हमें नहीं पता कहां से आए, लेकिन हमने दिए। क्या दोस्तों, उधार देने वाला अगर सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया तो क्या इसे भी अनडिस्क्लोज इनकम मानी जाएगी? द आंसर इज यस। कि मैंने जिससे पैसा लिया, मोदी जी ने उससे पूछा कि भाई जो तुमने राठी जी को पैसा दिया, उस पैसे का तुम तो सोर्स बताओ, उस पैसे का एक्सप्लेनेशन तुम तो दो। तो विल दैट, जब सामने वाला उसका भी कोई सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता, तो उसे क्या कंसिडर किया जाएगा? दैट विल बी कंसिडर टू बी अनडिस्क्लोज्ड इनकम। कहते हैं वेयर द सम सो क्रेडिटेड consist of loan or borrowing or any such amount by whatever name called, any explanation offered by the assessee shall not be deemed to be satisfactory, if the person in whose name the credit is recorded also offers no satisfactory explanation about the nature and its source. तो जो पैसा दे रहा है रोहित एंड अखिलेश इन दिस सिनेरियो, इफ दे आर नॉट एबल टू प्रोवाइड सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन कि तुम्हारे पास 6 लाख और 12 लाख रुपए कहां से आए, तो उसे भी अनडिस्क्लोज इनकम मान लिया जाएगा। ऑल राइट गाइस, एवरीवन क्लियर अबाउट इट? क्या पहला पॉइंट क्लियर हुआ? गाइस? आ जाओ भाई। Unexplained or understated investments. Section 69, 69B. Where an assessee has made investments which are not recorded in the books and the assessee offers no satisfactory explanation. कहते हैं एक assessee जिसने इन्वेस्टमेंट करी है एंड उसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ना तो उसे लिखा है, और अगर लिखा है तो कम वैल्यू पे लिखा है जानबूझ के, सो दैट हम लोगों की नजर में ना आए। अब लेट्स से अगर आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी 15 लाख की, जिसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया गया, या 15 लाख की प्रॉपर्टी को सिर्फ 4 लाख में रिकॉर्ड किया गया, प्रॉपर ऑफिसर पहुंचा, कह रहे हैं राठी जी ये प्रॉपर्टी आपकी है, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से तो कभी पता ही नहीं चला है 15 लाख कब गए। आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो पैसे तो दिए होंगे ना आपने। ये क्या हुआ, मेरे ना एक दूर की बुआ है। कह रहे हैं अच्छा? कहते हैं वो उन बुआ ने मेरे नाम पर पैसे दे दिए थे, बहुत क्लोज थी मेरे से बुआ। बुआ तो आप समझते हैं ना, पापा की बहन। कह रहे हो रिश्ते निभाने और समझाने हमें आते हैं। कह रहे हैं वो कहाँ है, बुआ कहाँ है? कह रहे क्या है, क्या कर रहे? ऊपर। कह रहे ऊपर से तो बुला नहीं सकते। क्या कितना गजब सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन दिया ना बुआ, जिन्होंने मेरे नाम के लिए या मेरे नाम पे घर खरीद दिया, प्रॉपर्टी खरीदी और खरीद के चल बसी। इज इट अ सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन गाइस? क्या ये कोई सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन है? नहीं। तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो, सरकार ने क्या बोला?
भाई साहब राठी जी कितना पागल बनाओगे हैं, एक लिमिट होती है पागलपन की, आपने वो सारी पार कर दी है। तो कहते हैं वेयर एन असेसी हैज मेड इन्वेस्टमेंट्स which are not recorded in the books of accounts and the assessee offers no satisfactory explanation, that will be considered to be an undisclosed income. Next, unexplained money, section 69A. ये आप लोगों को मूवीज में भी देखने मिलता है गाइस। अनएक्सप्लेन्ड मनी इज व्हाट यू जनरली फाइंड इन मूवीज आल्सो। व्हाई एंड हाउ? जब किसी के घर में रेड पड़ती है, वहां से पैसा निकला 10 करोड़, सोफा फाड़ा पैसा निकला, दीवार तोड़ी पैसा निकला, जमीन खोदी गोल्ड निकली, और आप वहां कह रहे हैं मिरेकल मिरेकल, सोफा ने पैसे दिए। मोदी जी ने वहीं उसी सोफे पे बैठा के जो कूटा गाइस, क्या आप मिरेकल मिरेकल कह के बच सकते हैं? नहीं। तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो गाइस, जो अनएक्सप्लेन्ड, ध्यान से देखिएगा, अनएक्सप्लेन्ड मनी है, where the assessee is found to be the owner of any money, bullion, jewelry or other valuable article and the same is not recorded in the books and the assessee offers no satisfactory explanation, उसे अपन क्या बोलते हैं? अनएक्सप्लेन्ड मनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनएक्सप्लेन्ड मनी बोलते हैं। All right guys, next, unexplained expenditure. अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, आपने कोई खर्चा किया, खर्चे का सोर्स ही नहीं बता पा रहे हैं कि खर्चा करने के पैसे कहां से आए। आप फॉरेन ट्रिप पे गए हैं, साल में 3 फॉरेन ट्रिप पे जाते हैं, और जब टैक्स देने की बारी आती है तो 0 देते हैं, रिटर्न फाइल नहीं करते हैं। फेसबुक पर फोटो लगाने का तो है, ऐसे बुर्ज खलीफा के साथ ऐसे ऐसे फोटो करके तो कर रहे हैं। मोदी जी ने कहा इन्हें पकड़ो यार, ये बुर्ज खलीफा के बगल में खड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, पासपोर्ट से पता चल रहा है कि ये एक्चुअली गए हैं, लेकिन जब टैक्स देने की बारी आ रही है तो इनका दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। उनसे पूछा आपके पास इतने पैसे कैसे आ रहे हैं कि आप घूमने जा रहे हैं? कभी दुबई घूमने जाते हैं, कभी पेरिस घूमने जाते हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया घूमने जा रहे हैं। अरे जाना ही है तो पाकिस्तान चले जाओ। कह रहे नहीं नहीं, पता चले गए और ना लौट पाए तो ना 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 ना, जाएंगे तो यहीं। तो कह रहे हैं जब ये दुबई वुबई के पैसे कहां से आए? तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो, मोदी जी ने क्या कहा? मोदी जी ने क्या कहा कि भाई साहब, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू ऑफर एनी सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन, इन दैट केस, इन दिस सिनेरियो गाइस, उसको क्या माना जाएगा? डीम्ड इनकम मानी जाएगी। वेयर एन असेसी हैज इनकर्ड एनी एक्सपेंडिचर and he offers no satisfactory explanation about the source of such expenditure, that will be considered to be undisclosed income. And last point, amount borrowed or repaid on hundi, section 69D, कहते हैं where any amount is borrowed on a hundi or any amount due thereon is repaid other than by account pay, check या banking channels, the amount so borrowed shall be deemed to be undisclosed income. दोस्तों सरकार सिंपल सी कहती है, जब भी आप किसी से पैसा बोरो करो ऑन अकाउंट ऑफ हुंडी, तो इन दैट केस थ्रू बैंकिंग चैनल्स करो तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज इट विल बी कंसिडर्ड टू बी अनडिस्क्लोज्ड इनकम। नो डिटेल्ड डिस्कशन इज रिक्वायर्ड ऑन दैट, आज तक एग्जाम में नहीं पूछा गया है, बट अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहां पर पूछा जा सकता है। ऑलराइट गाइस, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहां पर पूछा जा सकता है। ऑलराइट, एक बार दोस्तों, व्हाट नाउ आई एम आस्किंग यू टू राइट इज, हमें साथ साथ थोड़ा थोड़ा नोट्स बनाते हुए चलना है। तो यहां पर जो मैं आप लोगों से लिखने के लिए बोल रहा हूं, तो हेडिंग डाल दीजिए गाइस, हेडिंग डाल दीजिए, हेडिंग डाल दीजिए प्रीवियस ईयर सेक्शन 3, और उसके बाद दोस्तों पहले जो मैं आप लोगों के लिए अंडरलाइन कर रहा हूं, हाईलाइट कर रहा हूं दोस्तों, उसी को लिखिएगा। प्रीवियस ईयर मींस द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर, इतना काफी रहेगा। नेक्स्ट, प्रीवियस ईयर
फॉर नोट नंबर 1 करके डाल सकते हैं, प्रीवियस ईयर फॉर न्यूली सेटअप बिजनेस शैल स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ सेटिंग अप ऑफ द बिजनेस to the end of the financial year in which the business was set up. Next, previous year for undisclosed source of income, ये वाला लिखिएगा, previous year for undisclosed source of income. इसमें दोस्तों आपको कहीं ना कहीं पूरा लाइन लिखना पड़ेगा गाइस, ये पूरा लाइन लिखना पड़ेगा, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक. ऑल राइट, एंड द फॉलोइंग शैल बी कंसिडर्ड एज अनडिस्क्लोज्ड इनकम में हेडिंग लिख लीजिएगा बस, कैश क्रेडिट सेक्शन 68, unexplained understated investment section 69 and 69b, unexplained money section 69a, फिर उसके बाद unexplained expenditure and amount borrowed or repaid on hundi otherwise through an account, मतलब otherwise through banking channels. तो ये जो मैंने अभी आप लोगों के सामने करा है, इसको दैट इज व्हाट यू विल हैव टू राइट इट डाउन गाइस, आपको लिखना पड़ेगा एंड यू गाइस हैव टू प्रिपेयर नोट्स विद मी. तो मैं आप लोगों को ये सब लिखने के लिए आई एम गिविंग यू 3 मिनट्स, 3 मिनट देता हूं. आप लोग दोस्तों 3 मिनट के अंदर अंदर यू विल हैव टू राइट इट डाउन, आपको लिखना पड़ेगा गाइस फटाफट. मैं यहीं पर खड़ा हुआ हूं, कहीं नहीं जा रहा हूं. 3 मिनट के अंदर अंदर झटपट फटफट लिख दीजिए गाइस.
Last 1 minute. Done. ये लास्ट अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर और अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन हुंडी, नीचे वाले पॉइंट्स में सिर्फ हेडिंग लिखनी है, उनका डिटेल में नहीं लिखना है, सिर्फ हेडिंग लिखनी है। जैसे इसका अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर और इसका अमाउंट बोरोड और रीपेड और हुंडी अदर देन बैंकिंग चैनल्स, इसके आगे लिख दीजिएगा अदर देन थ्रू बैंकिंग चैनल्स। मैं बता रहा हूं ना, अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन हुंडी अदर देन थ्रू बैंकिंग चैनल्स, बस इतना लिख लीजिएगा। लिखा गाइस? चलो जी गाइस, मूविंग ऑन नाउ। दोस्तों बढ़ते हैं आगे। ऑन पर्सन सेक्शन 2। हाँ जी गाइस, सेक्शन 2 क्लॉज 31 पर्सन से जुड़ा हुआ दोस्तों हम लोगों ने कल ही कर लिया था, तो यहां पर अपन से पढ़ लेते हैं इसे। The person, the term person includes an individual, HUF, company, firm, local authority, an association of persons or body of individuals, whether incorporated or not, and every artificial person not covered above. तो दोस्तों ये जो इंडिविजुअल है ये आपका सिर्फ नेचुरल पर्सन है, बाकी पॉइंट बी टू जी ये सब आपके आर्टिफिशियल पर्सन हैं। ठीक है गाइस, आ जाओ। असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर द लास्ट थ्योरेटिकल प्रोविजन गाइस फॉर टुडेज सेशन। आज के सेशन का ये आखिरी थ्योरेटिकल प्रोविजन है, इसके बाद अपने को प्रैक्टिकल पोर्शन पे चलना है। आ जाओ भाई। असेसमेंट ईयर आप लोग वैसे तो जानते हो, ज्यादा मेहनत करने की यहां जरूरत नहीं पड़ेगी। assessment year is basically the year in which we compute income of the previous year. After computing income of the previous year, we apply rates of the assessment year on the income of previous year. After applying rates, we arrive at the tax liability. That tax liability is what we deposit to the government. हाँ, सरचार्ज वर्चार्ज जो टीडीएस वीडीएस है उन सबका ट्रीटमेंट करने के बाद हम जाके सरकार को देते हैं। एंड आफ्टर दैट वी फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, वी फाइल income tax return in the assessment year by a specified due date. All right guys, तो कहते हैं assessment year means the period of 12 months commencing on the first day of April every year. True and false guys, मेरे को बताइएगा, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा अगर assessment year can also be a period of less than 12 months. आपसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि असेसमेंट ईयर भी 12 महीने से कम का हो सकता है, द आंसर इज नो, इट इज फॉल्स। असेसमेंट ईयर हैज टू बी अ पीरियड ऑफ 12 months commencing on the first day of April every year and it will automatically end on 31st March. तो assessment year means the period of 12 months commencing on the first day of April every year. Income of previous year of an assessee is taxed during the next following assessment year. Income of previous year of an assessee is taxed during the next following assessment year. For example, the assessment year 2026-27 will commence on 1st April 2026 and will end on 31st March 2027. And the previous year to this assessment year will commence on 1st April 2025 to 31st March 2026. All right, guys. Everyone clear about it? आजा भाई।
क्वेश्चन नंबर 1, find out the income for the assessment year 2025 26 and 26 27. आजा भाई क्वेश्चन करें। आपसे पूछा गया है कि आप असेसमेंट ईयर 2025 26 एंड 26 27, ये ना मैंने इसलिए नीचे कर दिया कि आप लोगों को आंसर ना दिखे। कई बच्चे ना आंसर देख लेते हैं फटाफट, और आंसर देख के ना उनको लगता है यार अब तो आ गया। तो मैं आप लोगों को एक इसमें 2 सालों की इनकम निकालने बोली गई है, तो आई एम गोना हेल्प यू आउट विद कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फॉर 1 ईयर, और नेक्स्ट ईयर की इनकम आप निकालिएगा। अब दोस्तों आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि असेसमेंट ईयर 25-26 की इनकम, तो इफ दे आर आस्किंग यू टू कंप्यूट इनकम ऑफ असेसमेंट ईयर 25-26, तो इसका मतलब है कि असेसमेंट ईयर में प्रीवियस ईयर 24-25 की इनकम निकाली जाएगी। 24-25 आपका स्टार्ट कब से होगा गाइस? 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट होके कब तक जाएगा? 31 मार्च 2025 तक जाएगा, राइट? तो आपको दोस्तों इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ढूंढनी है जहां 1 अप्रैल से आपका चालू होगा। 1 अप्रैल से आपका चालू होगा, ध्यान से देखिएगा, ये 2024 है, ये 2024 आपको नजर आ रहा होगा, और ये अप्रैल है, ये अप्रैल है। तो मुझे बताइए दोस्तों, 28,000 से आपकी इनकम चालू होगी, 28,000 रुपीज से आपकी इनकम चालू होगी, क्योंकि आपको 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक की इनकम निकालनी है। तो 28,000, फिर जुलाई अगस्त सितंबर 10,000, जुलाई अगस्त सितंबर 10,000, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 20,000, एंड जनवरी फरवरी मार्च वाला आप कौन सा लेंगे? 25 और 32? कौन सा लोग? 25,000 या 32,000? सर इट विल बी 32,000। वाई? क्योंकि सर जनवरी फरवरी मार्च हमारा 2025 वाला है, करेक्ट। तो ऐड करेंगे गाइस इसमें 32,000। तो 28 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 32, 28 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 32, 90,000 रुपीज निकल कर आता है, 90,000 रुपए, 90,000 रुपीज। इज एवरीवन क्लियर अबाउट इट? ये आपकी इनकम निकल कर आए। अब इफ आई आस्क यू गाइस टू कंप्यूट इनकम, अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि असेसमेंट ईयर 25-26 नहीं 26-27 की अब इनकम निकाली जाए, तो आप लोग निकाल सकते हैं। असेसमेंट ईयर में आप असेसमेंट ईयर की इनकम नहीं निकालते हो, असेसमेंट ईयर में आप प्रीवियस ईयर की इनकम निकालते हो, इस चीज का ध्यान रखना, ओके? एवरीबडी हैज टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। आ जाओ भाई, करो फटाफट। सर असेसमेंट ईयर 26-27 है, मतलब प्रीवियस ईयर 25-26 चालू होगा 1 अप्रैल 2025 से। तो अगर अपन यहां पे कैलकुलेट करें तो 16,000 प्लस 27,000 प्लस 29,000 एंड लास्ट आता है प्लस 12,000। तो आपका कितना आया? 16 प्लस 27 प्लस 29 प्लस 12, 84,000। 84,000। ऑल राइट गाइस, वेल डन अखिलेश। आपसे दोस्तों क्वेश्चन में 2 तरीके से पूछा जा सकता है, ध्यान से मेरी बात सुनना। क्वेश्चन में आपसे 2 तरीके से पूछा जा सकता है। पहला, वो आपसे क्वेश्चन में बोलेंगे कि आप हमें कैलकुलेट करके बताइए प्रीवियस ईयर 2025-26 की इनकम, और ऐसा भी क्वेश्चन में बोल सकते हैं कि असेसमेंट ईयर 2026-27। तो आर दे आस्किंग यू द सेम थिंग? क्या ये सेम चीज है? हाँ जी, ये सेम चीज है। घबरा मत जाना कि किसी क्वेश्चन में, अरे राठी जी किसी क्वेश्चन में तो प्रीवियस ईयर 25-26 लिखा था, किसी क्वेश्चन में असेसमेंट ईयर 26-27 लिखा हुआ था, हम परेशान हो रहे थे, कंफ्यूज हो रहे थे। अरे मेरे भाई, ये तो सेम बात हुई ना, क्योंकि प्रीवियस ईयर 25-26 की इनकम निकालने ही आप एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हो, और जब जिस साल आप गए वो साल असेसमेंट ईयर था, तो आप एग्जाम हॉल में असेस करने ही गए थे। आप एग्जाम हॉल में असेसमेंट ईयर 26-27 में जाओगे टू कंप्यूट इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर 25-26।
All right, guys. Everyone clear about it? So this brings us to the end of the theoretical portion for the session. Now let's get going, guys, with the rates of income tax for the assessment year 2026-27. Rates of income tax for the assessment year 2026-27. मैं पहले ही बोल देता हूं कि ये जो ए पार्ट है ये आप लोगों को लिखना है. ये हमारा बहुत बड़ा सेक्शन, एक सेक्शन जिसमें बहुत बड़ी अमेंडमेंट आई गाइस. एक ऐसा दोस्तों प्रोविजन जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है. जब भी आपका पेपर होगा दोस्तों, डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम से जुड़ा हुआ क्वेश्चन जरूर आना चाहिए, उसमें सबसे ज्यादा चेंजेस है. ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले आप लोगों के सामने डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम आ रही है. एट इंटरमीडिएट लेवल गाइस, जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है एट इंटरमीडिएट लेवल, जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है वो 99.99% एक इंडिविजुअल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा जाता है. मिस्टर एक्स ने ये ट्रांजैक्शंस करे, बताइए क्या इनकम है. मिस्टर वाई ने ऐसा किया, बताइए क्या उसकी टैक्स लायबिलिटी है. तो जो इंडिविजुअल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है वो ही 99.99% आएगा. 0.001% आता है एचयूएफ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है. तो वी विल फोकस ऑन टू व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आफ्टर ऑल. अब जो एक इंडिविजुअल है, इसको ना ऑप्शन दिया गया कि जब तुम अपनी इनकम और टैक्स लायबिलिटी निकालो तो दो ऑप्शन दिए गए गाइस. एक ऑप्शन मिला इसे डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम का, जो आज करने वाले हैं डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम. ये एक न्यू रिजाइम आई थी काफी साल पहले. ओके गाइस, अब उस न्यू रिजाइम को ही डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम बोल दिया गया है. ऑलराइट, यस अखिलेश, अखिलेश का पॉइंट अच्छा है. क्या सर स्पेस लीव करें बीच में, बिकॉज आपने बीच में कुछ थियोरेटिकल प्रोविजन छुड़वाए हैं. हाँ जी, 3-4 पेजेस छोड़ दीजिए बेटा, उसके बाद आके ऑन अ सेफर साइड 3-4 पेजेस छोड़ दीजिए. और एक ऑप्शन है ओल्ड रिजाइम का, जिसे अपन रेगुलर रिजाइम भी बोलते हैं. रेगुलर रिजाइम भी बोलते हैं, इसे नॉर्मल रिजाइम भी बोला जाता है, इसे ऑप्शनल रिजाइम भी बोला जाता है. ऑलराइट गाइस, सॉरी गाइस. तो अभी जो आज हम करने वाले हैं वो डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम वाला करने वाले हैं. जो कल करेंगे वो हम ओल्ड रिजाइम वाला करेंगे. ठीक है गाइस, तो ऑप्शन है, आप ऑप्शन में से चूज कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा बेटर ऑप्शन है. देयर आर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम वन रिजाइम टू अनदर रिजाइम. लेकिन अभी सिंपल लैंग्वेज में तो मैं यही बोलूंगा कि दोनों रिजाइम से हम टैक्स लायबिलिटी निकालना सीखेंगे. जिस रिजाइम से हमारी टैक्स लायबिलिटी कम आएगी वो टैक्स रिजाइम हम ऑप्ट करेंगे. हम क्या करेंगे दोस्तों, हम क्या करेंगे कि हम दोनों टैक्स रिजाइम से, क्योंकि क्वेश्चंस में आता है कि दोनों टैक्स रिजाइम से इनकम निकालिए, और जो दोनों टैक्स रिजाइम्स में से जिसमें से आपका कम टैक्स लायबिलिटी आएगा, दैट इज व्हाट यू विल हैव टू ऑप्ट. इधर देखिए, इफ द इंडिविजुअल इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज, पॉइंट आता है, ये लिखते जाइएगा, जब जब मौका लिखे लिख लीजिएगा. मैं बाद में अलग से टाइम नहीं दूंगा, मैं पहले ही क्लियरली बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने हैं इसका, मेरे को बहुत सारे कंसेप्ट कराने हैं, और एक चीज मैं आपको लिखने के लिए भी होमवर्क में दूंगा. इफ द इंडिविजुअल इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज और रेसिडेंशियल स्टेटस, क्योंकि डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम में एक ही स्लैब रेट है, ओनली वन स्लैब रेट, ओनली वन स्लैब रेट, जो आपके सामने अभी रेड कलर के टेबल में ये रही. However, under the old regime, there are 3 slab rates. There are 3 slab rates. और ये स्लैब रेट डिटरमाइन करी जाती है डिपेंडिंग अपॉन द एज एंड रेसिडेंशियल स्टेटस. तो यहां पर 3 स्लैब रेट्स है, और ये जो स्लैब रेट्स है डिपेंड्स
depends on age and residential status. All right, guys. Now, कहते हैं if the individual, irrespective of the age or residential status, or HUF or AOP or BOI, or artificial judicial person who opts to be taxed under the default tax regime, अगर आप 115 BAC वाला सेक्शन फॉलो करते हैं, if you then in that case your slab rate for the first 4 लाख रुपए, पहले 4 लाख रुपए का liability zero. अब बताना गाइस, अभी ठीक है? हाँ जी गाइस, up to 4 लाख रुपीज the tax liability is zero. तो if an individual, अगर एक इंसान जिसकी साल भर की इनकम 3,80,000 रुपीज है and he wishes to opt to pay tax under the default tax regime, the tax liability that he will have to pay to the government is zero. उसे कोई भी टैक्स वगैरह पे करने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट, अगर इनकम 4 लाख से ज्यादा है, मोर देन 4 लाख रुपीज बट अप टू 8 लाख रुपीज. वापस गया, अभी ठीक नहीं है, अभी तो ठीक आ रही है रोहित, वापस गया, कह रहे हो आप? आजा भाई. इफ द इनकम इज मोर देन 4 लाख रुपीज बट अप टू 8 लाख रुपीज, अगर इनकम आपकी 4 लाख रुपए से ज्यादा है बट इज अप टू 8 लाख रुपीज, तो in that case you will have to pay tax at the rate 5% of the amount by which the income exceeds 4 lakh rupees. सर क्या बोले, एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं. अगर एक इंसान है जिनकी इनकम है 7 लाख रुपीज, तो वो 7 लाख रुपीज की जो इनकम है वो तो इस लिमिट के बीच में आई ना, यहां पर मैं लिख देता हूं 7 लाख रुपए की. तो इन दैट केस यू विल हैव टू पे टैक्स एट द रेट 5% बट नॉट ऑन 7 लाख रुपीज. अगर किसी बच्चे ने 7 लाख रुपए पे टैक्स निकाल दिया तो 0 नंबर मिलेंगे, अंडा मिलेगा दोस्तों. You will have to compute tax on the amount by which the income exceeds 7 lakh. It is a slab rate, not a flat rate. स्लैब क्या होता है कि पहले यहां तक तो हम आपसे टैक्स लेंगे ही नहीं. नहीं तो कल को अगर देखो, कल को अगर एक बच्चा ऐसी कंप्यूटेशन करने लगे तो वो तो क्लाइंट को मरवा देगा. लेट्स से ये है मिस्टर ए. ओके, मिस्टर ए की इनकम अगर 4 लाख रुपए है तो नो टैक्स. लेकिन अगर मिस्टर ए की इनकम 4.02 लाख से, मतलब 4,02,000 रुपए है, तो क्या आप उससे 4,02,000 रुपए पर टैक्स मांगोगे? अगर आपने 4,02,000 रुपए पे 5% निकालने बोला, सो ही विल हैव टू पे टैक्स ऑफ 20,100 रुपीज. मतलब वो कहेगा अरे पागल हो गए हो क्या, मतलब 4 लाख रुपए तक तो एक तरफ ये कह रहे थे कि कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, मैंने 2,000 रुपए क्या कमाए, आपने तो मुझे मरवा दिया, 20,100 रुपए का टैक्स दिलवा रहे हो. ऐसा कौन कमाई करना चाहेगा गाइस, जहां इनकम 2,000 रुपए से बढ़े और टैक्स 20,100 रुपए से बढ़ जाए. तो एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट. आई वुड वांट ईच एंड एवरीवन टू यूज योर कैलकुलेटर्स एंड टेल मी आंसर कि अगर किसी की इनकम 7 लाख रुपए है, इग्नोर एवरी अदर थिंग, इग्नोर रिबेट, इग्नोर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, बस इस स्लैब रेट को यूज करिए और स्लैब रेट को यूज करने के बाद मेरी इनकम बता दीजिए और मेरी टैक्स लायबिलिटी बता दीजिए कि 7 लाख रुपए पर कितना टैक्स निकल कर आएगा. हाँ जी गाइस, एंड इट इज कमिंग आउट टू बी 15,000. वेल डन. पहले 4 लाख रुपए माफ होंगे, फिर 4 लाख से 8 लाख तक 5% लगता है, बट इनकम तो 8 लाख नहीं थी. 4 लाख रुपए से 7 लाख रुपए, फॉर द नेक्स्ट 3 लाख यू विल हैव टू लिवाई टैक्स एट द रेट 5%. तो 3 लाख का 5% इज 15,000 रुपीज एंड दैट इज व्हाट यू विल हैव टू पे.
Next, if the income is between 8 lakh to 12 lakh rupees, 8 लाख से 12 लाख रुपए है, तो 20,000 तो देना ही देना है, 20,000 रुपए तो आपको देना ही देना है, प्लस 10% ऑफ द अमाउंट बाय विच द इनकम एक्सीड्स 8 लाख रुपए। सर इसका क्या मतलब हुआ? एग्जाम्पल, कुछ चीज में फंस रहे हैं। एग्जाम्पल, लेट्स से इनकम इज 10.5 लाख रुपीस। इनकम कितनी है? 10.5 लाख रुपीस। अगेन आई एम आस्किंग यू टू इग्नोर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, इग्नोर रिबेट, एज लॉन्ग एज मैंने वो प्रोविजन ही नहीं पढ़ाया। तो यहां पर देखिए गाइस, अपने को टैक्स लायबिलिटी निकालते वक्त प्रेजेंटेशन कैसे रखना है? फर्स्ट I should say 4 lakh rupees nil. Next 4 lakh rupees at the rate 5%, 20,000, 8 लाख तक पहुंच गए। और रिमेनिंग 8 लाख के बाद 12 लाख तक तो इनकम नहीं है, 8 लाख से 10.5 लाख तक जाना है, तो रिमेनिंग 2.5 लाख रुपीज एट द रेट 10%, 25,000। तो टोटल कितना निकल कर आता है गाइस? टोटल निकल कर आता है 45,000। ऑलराइट गाइस, अखिलेश 60,000 क्यों लिखा आपने? इनकम जब 10.5 लाख रुपीज है तो व्हाई हैव यू कंप्यूटेड टैक्स लायबिलिटी और 60,000? इट इज 45,000। ऑलराइट गाइस, अब जब कोई दोस्तों हमारे पास कैलकुलेटर और हमें जल्दी करना है, एमसीक्यू है, जल्दी करना है, एमसीक्यू में लिखने की जरूरत नहीं, तो इन्होंने क्या बोला कि जितनी इनकम 8 लाख से ऊपर है, जितनी इनकम 8 लाख से ऊपर है उसका 10% निकाल दो और उसमें 20,000 जोड़ दो। अब कई बच्चों के दिमाग में आएगा, राठी जी आप यहां पर 45,000 में 20,000 रुपीज जोड़ना भूल गए। नहीं 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 गाइस, ये 20,000 में ऑलरेडी जोड़ चुका हूं, ये रहा 20,000। उन्होंने 8 लाख रुपए तक तो आपकी इनकम बता दी, 8 लाख रुपए तक का आपका टैक्स बताया था 20,000, और 8 लाख से जितनी ऊपर इनकम है उसका 10%, अप टू 12 लाख रुपीज। एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? एवरीबडी गेटिंग माई पॉइंट? तो ये जो 20,000 रुपए आया ना, ये जो 20,000 रुपीज आया, ये 20,000 रुपीज द वन दैट आई एम हाईलाइटिंग, और ये 20,000 सेम है। आपको वापस से ये 20,000 नहीं जोड़ना है, इस चीज का ध्यान रखना। Now again, next scenario, if the income is more than 12 lakh rupees but up to 16 lakh rupees, तो 60,000 रुपीज तो देना ही देना पड़ेगा, प्लस 15% ऑफ द अमाउंट बाय विच द इनकम एक्सीड्स 12 लाख रुपीज। तो जितनी 12 लाख से ज्यादा की इनकम है उस पे आपको कितना देना है? 15%। और जो टैक्स आया उसमें 60,000 जोड़ देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अब मैं अगर आप लोगों से फटाफट बोलूं तो कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी ऑन 15.8 लाख रुपीज, 15.8 लाख इज बिटवीन 12 एंड 16 लाख, तो आप लोग निकाल सकते हो? हाँ जी सर निकाल सकते हैं। 12 लाख से कितनी ज्यादा? 3,80,000, उसका 15% 57,000 प्लस 60,000, तो आपका निकल कर आता है 1,17,000 रुपीज। इट इज एज सिंपल एज दैट। मैं लिख के भी दिखा देता हूं गाइस, मैं लिख के भी दिखा देता हूं आप लोगों को ऑन 15.8 लाख रुपीज। यहां पर फर्स्ट 4 लाख रुपीज नील, नेक्स्ट 4 लाख पर कितना लगता है? एट द रेट 5%, फोर लाख का 5% 20,000, नेक्स्ट 4 लाख एट द रेट 10% 40,000, and remaining 3.8 lakh rupees at the rate 15%, 57,000 plus 60, 1,17,000. All right guys, अगला पॉइंट करते हैं। मोर देन 16 lakhs बट अप टू 20 लाख रुपीज। चलो अब मैं ज्यादा ज्ञानबाजी नहीं दूंगा,
17.3 लाख रुपीस है। फटाफट कंप्यूट करके बताइए गाइस, व्हाट विल बी द टैक्स लायबिलिटी। हम हर एक केस में टैक्स लायबिलिटी निकालते हुए आ रहे हैं। तो अब आप लोग खटखट कैसे करेंगे भैया, 16 लाख रुपए तक 1,20,000 है, और 16 लाख से जितनी ज्यादा इनकम है इन दिस सिनेरियो, 16 लाख से इनकम कितनी ज्यादा है, 1,30,000, बिकॉज द टोटल इनकम इज 17.3 लाख रुपीज। तो 1,30,000 का आपका 20% प्लस 1,20,000, तो आपका निकल कर आएगा 1,46,000। वेल डन, बिल्कुल सही, 1,46,000 आपका भी आया, मेरा भी आया कैलकुलेटर पर। नेक्स्ट, more than 20 lakhs but up to 24 lakhs, more than 20 lakhs but up to 24 lakhs। अब दोस्तों इसका भी आप लोग कर दीजिए, 22.6 लाख रुपीस आया। लेट्स से अगर इनकम है 22.6 लाख रुपीस तो कितना होगा, देखते हैं पहले कौन करके दिखाता है। 2,65,000, 2,65,000। रोहित 2,15,000 कैसे आया बेटा, 2,15,000 कैसे आया, इधर देखो, ध्यान से देखो। 25% ऑफ द अमाउंट बाय विच द इनकम एक्सीड्स 20 लाख, तो इनकम 20 लाख से कितनी ज्यादा थी, 2.6 लाख। तो 2,60,000 का 25% प्लस 2 लाख रुपीस निकल कर आता है 2,65,000। एंड लास्ट, मोर देन 24 लाख, ये लास्ट स्लैब है गाइस। 24 लाख से ज्यादा है तो 3 लाख रुपए तो देना ही देना है, प्लस 30% of the amount, 30% of the amount by which the income exceeds 24 lakhs, इनकम एक्सीड्स 24 lakhs। तो लास्ट आपका ऑप्शन दे रहा हूं 47 lakhs 70,000 रुपीज, 47.7 लाख रुपीज। करो भाई, कितनी इनकम आएगी, व्हाट विल बी द टैक्स लायबिलिटी ऑन 47,70,000 रुपीज, फटाफट बता दीजिए। What will be the tax liability on 47,70,000 rupees? मैं भी कैलकुलेट करता हूं गाइस। हाँ जी गाइस, 10,11,000। वेल डन रोहित, मेरा भी यही आया, 10,11,000 इज द करेक्ट आंसर। तो जो 23,70,000 रुपीज है उसका 30% प्लस 3 लाख रुपीज। समझ में आया गाइस? अब आप लोगों ने स्लैबरेट तो लिखी रही होगी दोस्तों मेरे साथ साथ, आई होप सो। मूविंग ऑन गाइस, क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका होमवर्क में जाता है। अब ये चलो होमवर्क में नहीं करते आज, तो इतना ज्यादा होमवर्क में मेरे को कोई और चीज देनी है, सॉरी। ये अभी करेंगे गाइस, ये क्वेश्चन आपको अभी करना होगा। एंड दिस इज व्हाट यू विल हैव टू डू बाय राइटिंग इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर। आपको बोला गया है इग्नोर करिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड एक और चीज बोल देता हूं, इग्नोर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एंड रिबेट, रिबेट अंडर सेक्शन 87A, रिबेट भी मिलती है दोस्तों, तो रिबेट को भी इग्नोर करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन ओनली। ओके गाइस, तो इस क्वेश्चन के लिए आप लोग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एंड रिबेट अंडर सेक्शन 87A को इग्नोर करिए। बाकी ये आपकी तीन इनकम है, 8,64,000, 12,30,000 एंड 28,72,000। आपको टैक्स लायबिलिटी निकालनी होगी इन दिस सिनेरियो। इन ऑल द थ्री केसेस गाइस यू विल हैव टू कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी, जिसमें पॉइंट नंबर ए एंड सी, मतलब फर्स्ट एंड थर्ड में तो इंडिविजुअल है और इसमें एचयूएफ है। खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एचयूएफ के पास भी ऑप्शन है, तो वो चाहे तो वो डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम ऑप्ट कर सकता है। करिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 7, 1 minute each फॉर ऑल द थ्री केसेस गाइस, तो टोटल 3 minutes आपको दिए जाते हैं।
Last 1 minute, guys. Last 30 seconds. आ जाओ भाई, टाइम्स अप। रोहित ने आंसर निकाल दिया 26,400, 64,500 एंड 4,41,600। आई होप बेटा आपने लिख के किया होगा। अगर लिख के नहीं किया है तो प्रॉब्ली यू शुड हैव डन दैट विद इन 30 सेकेंड्स। बट लिखना इस वजह से जरूरी है दैट वी गेट टू नो द वे टू प्रेजेंट इट। जैसा मैंने आप लोगों के सामने लिखा, फर्स्ट 4 लाख, फिर नेक्स्ट 4 लाख, फिर नेक्स्ट 4 लाख, फिर रिमेनिंग इतना, समथिंग लाइक दैट। तो आप लोगों का लिखना बहुत जरूरी है गाइस, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो पहला आंसर 26,400, पहले 4 लाख माफ, 4 से 5, 4 से 4, 4 से 8 लाख रुपए 5% एंड बचे हुए 64,000 पे 10%। नेक्स्ट, टैक्स लायबिलिटी ऑन इनकम ऑफ 12,30,000 रुपीज, 4 लाख 4 लाख 4 लाख एंड 30,000। तो आपका निकल कर आया सर, लिखा है बुक में, बुक में तो लिखा ही है बेटा, ये तो मेरे को पता है बुक में लिखा है। डोंट गिव मी अ सरप्राइज दैट आई ऑलरेडी नो। आपको रजिस्टर में लिखना है। मैंने पिछले सेशन में बोला था बेटा, रजिस्टर इज व्हाट इज अ मैंडेटरी थिंग। इफ यू डोंट हैव रजिस्टर, डोंट कम। इट इज एज सिंपल एज दैट। एंड थर्ड आंसर आपका 28,72,000 है। 28,72,000, पहले 4 लाख रुपए माफ, 4 से 8 लाख रुपए 5%, 8 से 12 लाख 10%, 12 से 16 लाख 15%, फिर 20%, 25%। और इसमें एक छोटा सा क्लरिकल एरर हो गया है गाइस, ये 4,72,000 रुपीज होना चाहिए था, 4,72,000 रुपीज। ये गलती से दोस्तों 3,72,000 लिखा गया है। तो ये आपका दोस्तों 1,41,600 रुपीज हो जाएगा। तो ये भी आपका 30,000 से बढ़ जाएगा, 4,41,600 रुपीज हो जाएगा, 4,41,600। ऑलराइट गाइस, तो रोहित आपका आंसर सही है, किताब में गलत था। आई विल रेक्टिफाई इट इन द बुक। मैं बुक में इसे छोटा सा रेक्टिफिकेशन कर दूंगा। ऑलराइट, आ जाओ भाई। मूविंग ऑन गाइस, नाउ conditions to be satisfied for availing concessional rates of taxes। जो डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम की रेट है वो बहुत अच्छी रेट है, कन्वीनियंट रेट है, इजी रेट है फॉर द असेसी, जिसमें उसे कम टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन सरकार ने क्या करा, एक हाथ से अगर आपको फायदा दिया तो दूसरे हाथ से आपसे एक फायदा ले भी लिया। सरकार ने कहा
कि जो आपको डिडक्शंस मिलती है ना सेक्शन 80C से 80U, हमने कहा हाँ 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 वही ना जो जीटीआई में से मिलती है राठी जी, मैंने कहा हाँ वही वही वही। अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम फॉलो कर रहे हैं तो मेजर डिडक्शंस ऑफ सेक्शन 80C से 80U आपको नहीं मिलेंगी। हमने कहा क्या मतलब? सरकार ने कहा कि ये जो आप टैक्स रिजाइम्स देख रहे हैं जिसमें डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम में अगर आप ध्यान से देखें तो डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम में जाकर आप 30% टैक्स देते हैं जब आपकी इनकम 24 लाख से ज्यादा की हो जाती है। However, अंडर द ओल्ड रिजाइम आप 10 लाख से ज्यादा की जब इनकम हो जाएगी, ये देखो 10 लाख से ज्यादा की इनकम हो जाएगी तो 30% देना पड़ेगा। इसमें जो तीनों स्लैब्स हैं उसमें 10 लाख से ज्यादा की इनकम हो जाएगी तो 30% देना पड़ेगा, 10 लाख से ज्यादा की इनकम हो जाएगी तो 30% देना पड़ेगा। तो हर एक इंसान फिर डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम की तरफ ही भागेगा, क्योंकि डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम में तो 24 लाख तक हमें 30% नहीं देना पड़ता, 24 लाख के बाद देना पड़ता है। तो ओल्ड टैक्स रिजाइम का तो फिर कोई काम ही नहीं रह जाएगा। तो सरकार ने कहा राठी जी थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये जो आगे आपके सामने पॉइंट्स दिए गए हैं, ये जो आगे आपके सामने इतनी बड़ी लिस्ट दी गई है, इस लिस्ट में दिए गई एग्जेम्पशंस और इस लिस्ट में दी गई डिडक्शंस डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम वाले को अलाउड नहीं है। मैंने कहा मोदी जी थोड़ा एग्जाम्पल से समझाएंगे? कहते हैं हाँ जी बिल्कुल समझाएंगे। कहते हैं लेट्स से दोस्तों मैं यहां पर दो इंसान बनाता हूं, मोदी जी कहते हैं एक है मिस्टर एक्स और एक है मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स फॉलो कर रहे हैं डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम और मिस्टर वाई फॉलो कर रहे हैं ओल्ड टैक्स रिजाइम। ठीक है ना गाइस? नाउ लेट्स से दोनों की इनकम अपन सेम ले लेते हैं, जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम सेम ले लेते हैं। लेट्स से 30 लाख रुपीस, 30 लाख रुपीस। ओके, दोनों की जीटीआई सेम है, दोनों ने इन्वेस्ट किया है इनटू सर्टेन इन्वेस्टमेंट स्कीम्स जिसमें से सरकार द्वारा डिडक्शन मिलती है, सरकार द्वारा डिडक्शंस मिलती है, डिडक्शंस फ्रॉम जीटीआई चैप्टर की। तो सरकार ने कहा अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम में हो तो आपको डिडक्शंस लेट्स से 5 लाख रुपए की डिडक्शंस थी, वो आप यहां माइनस नहीं कर सकते। तो जो डिडक्शंस हैं दे आर नॉट अलाउड टू बी रिड्यूस्ड, मेजरली दे आर नॉट अलाउड टू बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम। तो आपकी टोटल इनकम अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम विल स्टे एट 30 लाख रुपीस। हाउएवर सच डिडक्शंस विल बी अलाउड, ये वाली डिडक्शंस आपकी अलाउ करी जाएंगी फ्रॉम द ओल्ड टैक्स रिजाइम। ओल्ड टैक्स रिजाइम में से आप माइनस कर सकते हो। तो ओल्ड टैक्स रिजाइम में अब आपकी इनकम कितनी हो गई? 25 लाख रुपीस हो गई। Everybody understanding what my concept is? My concept is very simple, very straightforward। कहते हैं कि there are certain exemptions, there are certain discussions, deductions which will be dealt in respective chapters. However, मैंने पूरी एक लिस्ट आपके सामने बना दी है और ये लिस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लिस्ट है। आज ये पूरी की पूरी लिस्ट आपको समझ में नहीं आएगी मेरे दोस्त, आज ये पूरी की पूरी लिस्ट आपको नहीं पल्ले पड़ेगी, नहीं दिमाग में सेट होगा। क्यों? क्योंकि इसमें से कुछ टॉपिक्स ध्यान से देखो, सैलरी चैप्टर के हैं, कुछ डिडक्शंस फ्रॉम जीटीआई, कुछ क्लबिंग इनकम, कुछ हाउस प्रॉपर्टी, कुछ पीजीबीपी, अलग अलग चैप्टर के कुछ कुछ पॉइंट्स हैं। मैं सिंपल लैंग्वेज में बस यही समझाने की कोशिश करूंगा आज की तारीख में कि इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर द डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम, अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम के लिए ऑप्ट कर रहे हैं अंडर सेक्शन 115 बीएसी, तो सरकार ने रिस्ट्रिक्टेड डिडक्शंस और रिस्ट्रिक्टेड एग्जेम्पशंस प्रोवाइड करी हैं। कुछ जो मेजर एग्जेम्पशंस हैं, डिडक्शंस हैं, वो आपको मना कर दी गई। कह रहे हैं बिकॉज वी आर ऑलरेडी प्रोवाइडिंग अ वेरी कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स। अगर आप 24 लाख रुपए की इनकम कमाते हैं तो सिर्फ आप 3 लाख रुपए का टैक्स पे करते हैं। अगर आप 24 लाख रुपए की इनकम कमाते हैं उसमें से सिर्फ 3 लाख रुपए सरकार को देते हैं, उसके बाद भी आपको डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस चाहिए अपनी इनकम में से। सरकार ने कहा बिल्कुल नहीं। एंड देयरफॉर दिस लिस्ट वाज फॉर्म्ड,
ये इतनी बड़ी लिस्ट फॉर्म हुई जहां सरकार ने मना कर दिया कि अगर एक इंसान डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम फॉलो कर रहा है तो हम उसको फायदा नहीं देंगे अंडर दी सेक्शंस। सेक्शन 10(5) में लीव ट्रैवल कंसेशन, सेक्शन 10(13)(a) में HRA, सेक्शन 10(14) में एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेशल अलाउंसेस और बेनिफिट्स टू मीट एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू ड्यूटीज और पर्सनल एक्सपेंसेस अदर देन दोज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अब आप कहोगे सर ये HRA, हाउस रेंट अलाउंस, ये लीव ट्रैवल कंसेशन क्या है? दैट इज व्हाट आई एम गोना डिस्कस इन डिटेल इन which chapter guys? I'm gonna discuss in salary chapter. Section 16 entertainment allowance professional tax. अब ये आपको कुछ नहीं पता है तो अभी मैं आपको डिटेल में नहीं समझा सकता, इनके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे, बट दिस इज व्हाट यू नीड टू राइट इट डाउन इन होमवर्क गाइस। ये आपको होमवर्क में लिखना है क्योंकि ये जब आपका पूरा इनकम टैक्स खत्म होगा और आपसे 15 नंबर का फुल फ्लेजेड क्वेश्चन पूछा जाएगा 15 नंबर का, तो उसमें से कुछ पॉइंट्स इस टेबल में से जरूर निकल कर आएंगे। फर्स्ट मैंडेटरी क्वेश्चन 15 नंबर का, उसमें से फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आपका दोस्तों ये इससे जुड़ा हुआ जरूर पूछा जाएगा। एंड दैट इज व्हाई वी नीड टू पेन इट डाउन गाइज। इसे लिखना जरूरी है, ये लिखना जरूरी है एवरीबॉडी। तो ये आपका होमवर्क में जाएगा गाइज, ये आपका होमवर्क में जाएगा। दिस इज व्हाट यू गाइज नीड टू राइट इट डाउन। ये रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। इनफैक्ट मैंने हर चैप्टर के एंड में कुछ एक ऐसा नोट बना रखा है जिससे आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका ट्रीटमेंट डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम में अलग होगा और ओल्ड टैक्स रिजाइम में अलग होगा। समझे गाइस? ओके तो आज आपका होमवर्क क्या जाता है दोस्तों? आज का आपका होमवर्क क्या जाता है? आपके सामने एक ही होमवर्क है दोस्तों। ये होमवर्क करने के बाद दोस्तों जब हम ये कल ये वाला रिजाइम वाला कर लेंगे गाइस, उसके बाद ना एक क्वेश्चन नंबर 12 आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें दोस्तों अपन ना एक छोटा सा चेंज कर देते हैं, आप भी चेंज कर लीजिएगा अपने आंसर्स में गाइस। एज अ टैक्सेबल इनकम आफ्टर क्लेमिंग डिडक्शन ऑफ 1,40,000 इज 14,30,000, 14.3 लाख रुपीस कर दीजिएगा। डिडक्शन क्लेम करने के बाद इनकम 14.3 लाख रुपीस की है इंस्टेड ऑफ 8.3 लाख रुपीस की। ही विशेस टू पे मिनिमम टैक्स लायबिलिटी, उसे एडवाइस करना होगा। ऑल राइट गाइस, तो 8.3 लाख की जगह अपन कितना कर देंगे? 14.3 लाख रुपीस कर देंगे। ऑल राइट गाइस, ये जो ई बुक है दोस्तों आप लोगों के साथ शेयर करी जाएगी, अपडेटेड ई बुक, डो नॉट वरी अबाउट दैट। ये जिसमें मैंने मार्किंग कर रखी है ना ब्लू और रेड से, मैं ये वाली आपके साथ शेयर कर दूंगा। ओके ऑलरेडी जो ई बुक्स हैं आप उन्हें भी इस्तेमाल कर सकते हैं आज का होमवर्क करने के लिए। ओके एक क्वेश्चन मेरे को लास्ट करके दिखाएंगे गाइस, एक क्वेश्चन आप लोग मेरे को लास्ट करके दिखाएंगे। अकॉर्डिंग टू द डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम, कल धीरे धीरे देखना आपको, मैं अभी आपको लग रहा होगा सर टैक्स लायबिलिटी निकालना इज सो सिंपल। यस, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट इज इंडीड सिंपल, बट एवरी डे, एवरी गॉडडैम डे आप लोग कुछ नई चीजें सीखोगे। और इन अ वीक्स टाइम जब ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा, तब दिमाग में हमारे बहुत सारा कंफ्यूजन हो सकता है अगर आप लोग घर पे जाके मेहनत नहीं करोगे तो। You guys are free to ask me any doubts, any number of doubts in the WhatsApp group. आप अगर आज पढ़ते हो, पढ़ते में कोई डाउट आता है तो WhatsApp ग्रुप में डालिए, मुझे टैग करिए and I'll be more than happy to help you out. WhatsApp ग्रुप आपके साथ शेयर कर दिया गया है in the app chat section, तो आप वहां से उस जो WhatsApp ग्रुप का लिंक है उसको दबा के आप WhatsApp में ऐड कर सकते हो अपने आप को। जो जो बच्चे परचेज करेंगे ऑटोमेटिकली उनका रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ऑल राइट गाइस,
तो आज का सेशन यहीं तक गाइस, मजा आया क्या? आप लोगों को मजा आया गाइस? आज का सेशन यहीं तक गाइस। विल कंटिन्यू गाइस फ्रॉम टुमारो। कल भी एक छोटा सा थ्योरेटिकल प्रोविजन करेंगे, फॉलोड बाय क्वेश्चंस प्रैक्टिस गाइस, मतलब फॉलोड बाय द प्रैक्टिकल पोर्शन। और कल करेंगे दूसरी टैक्स रिजाइम से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। सब फिजिकल कॉपी में करेक्शन होके आएगी, बिल्कुल रोहित बेटा, एब्सोल्युटली। फिजिकल कॉपी विल ऑलवेज बी डन इन सच अ फैशन कि जब प्रिंट हो तो उसमें गलतियां ना हो या ना के बराबर हो। ऑलराइट गाइस, चलो भाई आज का सेशन यहीं तक। आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाय बाय, अलविदा एंड टेक केयर। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, राठी जी कहां जा रहे हो भैया? आज का रिवीजन नहीं होगा सर। ये कलर्ड वाली आएगी नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट आएगी। जो घर पे आती है वो ब्लैक एंड व्हाइट आती है, कलर्ड वाली आपको ई बुक्स के फॉर्म में मिलेगी। आ जाओ गाइस, आज हम लोगों ने किया था कंसेप्ट ऑफ प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर, द बुलेट रिवीजन गाइस। Previous year means the financial year immediately preceding the assessment year, and previous year in case of two special, I will say, cases can be a little different. The previous year for newly set up business will start from the date of setting up of the business to the end of the financial year in which business was set up. And previous year for undisclosed source of income, previous year for undisclosed source of income will be the year in which such income is detected, such income is disclosed. In case of undisclosed income, the rate of tax, the effective rate of tax that you will have to apply is 78%. क्वेश्चन में अगर आपसे पूछता है, ध्यान से देखिएगा, कि एक इंसान की अनडिस्क्लोज इनकम निकली 12 लाख रुपए, 12 लाख पर कितना टैक्स देना है विदाउट सरचार्ज एंड सेस? विदाउट सरचार्ज, ब्रैकेट में लिखा हुआ है विदाउट सरचार्ज एंड सेस, तो डू नॉट अप्लाई 78%, अप्लाई ओनली 60%। नॉर्मली तो वो यही पूछते हैं कि कितना टैक्स है, तो जितना टैक्स होगा 12 लाख रुपए, उसका आप 78% निकाल देना, 9,36,000। लेकिन अगर क्वेश्चन में आता है कि 12 लाख पर आप ये बताइए कि अंडर सेक्शन 115 बीबीई कितना टैक्स अमाउंट है विदाउट सरचार्ज एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो इन दैट केस यू विल ओनली हैव टू लिवाई 60% गाइस। तब आप 12 लाख का 60% ही निकाल कर आइएगा। ओके, इसमें कोई एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट नहीं है, कोई सेट ऑफ लॉसेस का बेनिफिट नहीं है। कौन कौन सी ऐसी इनकम्स हैं जो अनडिस्क्लोज इनकम में आती हैं? कैश क्रेडिट, अनएक्सप्लेन्ड अंडरस्टेटेड इन्वेस्टमेंट, अनएक्सप्लेन्ड मनी, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर एंड अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन हुंडी। उसके बाद हम असेसमेंट ईयर पर पहुंचे गाइस। असेसमेंट ईयर में हम लोगों ने क्या सीखा कि इट इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। ये मैंडेटरली 12 महीने का पीरियड है, which will begin on the first day of the first day of April every year. ओके गाइस, और असेसमेंट ईयर में हम प्रीवियस ईयर की इनकम को कैलकुलेट करके उस पे टैक्स निकाल के सरकार को जमा करा के इनकम टैक्स रिटर्न भी भरते हैं। रेट्स ऑफ इनकम टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2026-27 कहते हैं, if the individual irrespective of his age or residential status or HUF, AOP, BOI and every artificial judicial person who wishes to opt for the default tax regime, पहले 4 लाख रुपए माफ, 4 से 8 लाख 5%, 8 से 12 लाख 10%, 12 से 16 लाख 15%, 16 से 20 लाख 20%, 20 से 24 लाख 25% एंड मोर देन 24 लाख, 24 लाख से ज्यादा 30% आपको पे करना पड़ेगा। There are certain exemptions and deductions which are not admissible, which are not allowed if you opt for the default tax regime. तो वो आपको होमवर्क में लिखनी है, they will be discussed in detail. ये पूरा का पूरा आपको होमवर्क में लिखना होगा, यहां तक होमवर्क पे लिखिएगा गाइस, पूरा का पूरा। आई नो इट कैन बी अ लिटिल लेंथी, इट्स गोना टेक सम टाइम, इट्स गोना टेक 25-30 मिनट्स, बट ट्रस्ट मी गाइस, ये पूरा का पूरा आप लोग जब लिख लेंगे तो यू गाइस विल फील कि हाँ राठी जी मजा आया। ऑलराइट गाइस, एवरीवन क्लियर अबाउट इट? डन 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 डन। चलिए जी गाइस, आज का सेशन यहीं तक। कोई डाउट हो गाइस तो फील फ्री टू आस्क मी एनी डाउट, otherwise we're gonna meet tomorrow with one more session guys.
एंड वहां पर जाकर दोस्तों अब धीरे धीरे मैं सेशन के टाइमिंग्स बढ़ाऊंगा. मिनिमम 2 आवर्स इज व्हाट वी शुड बी डूइंग. लेकिन अभी इन द फर्स्ट चैप्टर मैं बस थोड़ा सा खींच के चलता हूं. भाई बच्चों को थोड़ा सा इजी रहने दो, बच्चों को परेशान मत करो. थोड़ा सा इजी चलता हूं ओनली टिल दिस चैप्टर. ऑलराइट गाइस, फिर it's gonna be 2 hours, 2 hours 10 minutes. It's gonna be longer sessions. Bye bye, alvida and take care.